हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स कंटिन्यू करेंगे। इसके एक दो टॉपिक बच गए थे, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी देखेंगे। कौन है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना हीट इंजन से। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था। हमारा जो मेन एक इक्वेशन आई थी वहाँ से निकल के, वो क्या थी कि अगर कोई हीट चेंज हुआ है किसी सिस्टम के लिए तो इक्वल टू होगी वर्क डन बाय द या फिर ऑन द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये था। एक हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, इन साइक्लिक प्रोसेस, जो भी प्रोसेस साइक्लिक होगा, साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होता है कि जैसे एक स्टेज से चले, एक इनिशियल पोजीशन से चले और घूम के जो हमारी फाइनल पोजीशन आई वो सेम है। हमने एक साइकिल पूरी की, एक चक्कर पूरा किया। ठीक है, अगर मैकेनिकल लैंग्वेज में बोलें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, उसी तरह से कुछ, तो उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। और अगर थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में बोलें कि जब जो हमारे इनिशियल एलिमेंट थे पीवीटी या इनिशियल थर्मोडायनेमिक कॉन्स्टेंट्स थे वो सेम हो जाए उनकी वैल्यू, तो वो क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस। तो जो हीट इंजन है ये साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। अब साइक्लिक प्रोसेस में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि इसमें इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो होता है। ठीक, अब अगर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो है तो क्या चीज़ बचेगी हम पे कि चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा? वर्क डन। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी मान लेते हैं Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बनी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। और हीट इंजन हम बता देते हैं कि हीट इंजन काम करता है साइक्लिक प्रोसेस पे। ठीक है, अब हीट इंजन में क्या होता है? हीट इंजन का एक ही मोटिव होता है कि हमारे पास हीट है या हमने कहीं से हीट को लिया और इसको हमें चेंज करना है वर्क में। ठीक है, मतलब हमने कहीं से हीट लिया और उससे हम काम करेंगे। ठीक है, काम कैसे करेंगे कि जैसे मान लो कोई पिस्टन है, उसको गर्म करके हमको मैकेनिक, जैसे कोई भी हमारे पास एक सिस्टम है, एक पिस्टन मान लीजिए, ठीक है, और इसको हमने हीट एनर्जी दी और हमको इसको मूव कराना है, वर्क कराना है इससे, तो यही हीट इंजन होता है कि हमने हीट की हेल्प से काम कराया, वर्क कराया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या स्टेप इंक्लूड होते हैं। पहली चीज होती है हमको एक वर्किंग सब्सटेंस चाहिएगा। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस, कोई गैस या कोई लिक्विड, ठीक है, ऐसा कुछ लिक्विड, गैसोलीन, कुछ भी चाहिएगा इस तरह का, जो हमारा कुछ भी इस तरह का एक हमें वर्किंग सब्सटेंस चाहिएगा, तभी तो हम वर्क कर पाएंगे। अब इसमें क्या होगा, ये एक साइक्लिक प्रोसेस की से होके गुजरेगा। ठीक है, और इस साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, ये जो वर्किंग सब्सटेंस होगा किसी पार्ट पे तो ये हीट एब्जॉर्व करेगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हीट एब्जॉर्व करेगा फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और मान लेते हैं जहाँ से हीट एब्जॉर्व की वहाँ का टेम्परेचर है T1, हाइयर टेम्परेचर है T1। इसको कभी कभी मतलब इसको हम थर्मोडायनेमिक लैंग्वेज में हॉट रिजर्वोयर भी बोल देते हैं। हॉट रिजर्वोयर, टेम्परेचर क्या है? T1। किसी पार्ट में क्या करेगा कि हीट को रिलीज करेगा, हीट रिलीज टू कोल्ड रिजर्वोयर। कोल्ड रिजर्वोयर में हीट रिलीज कर देगा, उसको वो मान लेते हैं टेम्परेचर T2। और इसी बीच में क्या होगा, जो ये वर्क डन करेगा वो सप्लाई टू द एटमॉस्फेयर या फिर इन्वायरमेंट, जहाँ पे भी हमें वर्क कराना था, इसी बीच में ये क्या करेगा? वर्क डन करेगा, कोई वर्क करेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा समझते हैं। ये T1 है, हॉट रिजर्वोयर। ठीक, यहाँ से Q1 हीट ली, ठीक है, वर्क किया W, ठीक है, ऑन द एटमॉस्फेयर या फिर ऑन द इन्वायरमेंट, और Q2 हीट रिलीज की टू द कोल्ड रिजर्वोयर। क्या किया? कोल्ड रिजर्वोयर को Q2 हीट रिलीज, इतना हो गया। तो अब इसमें हमारा क्या मेन जो हमारा काम था वो क्या था कि हमें Q1 हीट से काम कराना था W, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा Q2 हीट भी रिलीज हुई है। ठीक है, तो अगर हम इसकी इफिशियंसी देखना चाहें, एक तरह से देखें तो हमारे पास Q1 हीट थी जिससे हमें काम कराना था, लेकिन हम W वर्क करा पाए और प्लस में Q2 रिलीज हुई जिसका हमें कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे किसी काम की नहीं है। तो इसकी इफिशियंसी क्या हुई? इसकी इफिशियंसी हुई नीटा इक्वल्स टू W अपॉन Q1। ये टोटल थी, ये भाई हमारे काम की थी, ये एफिशिएंसी हुई। ठीक है, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, इस इक्वेशन से W इक्वल्स टू क्या है? Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो नीटा इक्वल्स टू बनेगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो नीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? नीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1।
वो कब होगी, जब Q2 0 होगा। भाई यहाँ पे कोई भी हीट ये कोल्ड रिजर्वोयर को नहीं देगा T2 टेम्परेचर पे, पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये आगे जाके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी यही बताया गया है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100% हम एनर्जी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 100% नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा हीट इंजन। अब देख लेते हैं रेफ्रिजरेटर और हीट पंप को। अच्छा, जो रेफ्रिजरेटर हैं और हीट पंप है, ये दोनों एक ही कंसेप्ट पे काम करते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझ लेते हैं, ये हीट इंजन का उल्टा होता है। हीट इंजन में हमारे पास हीट थी Q1 और उससे हमें वर्क में कन्वर्ट करना था, ये हमारा मेन मोटिव था। बाकी वो Q2 हीट एक्स्ट्रा उसमें निकली। लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हमको हीट सप्लाई करनी है। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में हमको हीट सप्लाई करनी है। रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, हम ठंडा करेंगे, तो मान लो इस पार्ट को हमें ठंडा करना है, और ये ठंडा करना मतलब ये हॉट है भी, तो हम यहाँ से हीट को सप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर मान लीजिए, यहाँ पे सप्लाई करेंगे। हीट पंप में क्या होता है, ये एक हमारा पार्ट है, ये ठंडा है, कूल है अभी। जैसे विंटर में हम हीटर्स यूज़ कर लेते हैं, ऐसे मान लीजिए हीट पंप, यानी कि हमको यहाँ पे हीट चाहिए, तो हम कहाँ से लाएंगे, एटमॉस्फेयर या कहीं से भी हीट लेके आएंगे, ठीक है। तो हम इसमें हीट को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है हीट अपने आप एक्सचेंज हो जाए? नहीं, उसमें काम करना पड़ता है, तो उसमें ऑन द सिस्टम वर्क करना पड़ेगा। हीट पंप में क्या हुआ था, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने हीट ली और उसने काम किया। यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, ठीक है। वर्क करेंगे हम और हीट को ट्रांसफर करेंगे। इन दोनों का प्रिंसिपल एक है, बस आउटपुट लेने के तरीके अलग हैं। कि इसमें हम इस वाले पार्ट पे आउटपुट ले रहे हैं जहाँ से हीट जा रही है, अब इसमें यहाँ से हीट यहाँ जा रही है, तो ये पहले हॉट था, अब कूल हो गया, और ये रेफ्रिजरेटर की तरह यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, ठीक है। और हीट पंप में क्या हो रहा है, हीट पंप में हो रहा है, देखिए अगर हम सेम तरह की फिगर देखते हैं, ये कोई एटमॉस्फेयर या कुछ भी मान लीजिए, तो ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो भी कूल है, ठीक है। और यहाँ से हम हीट लेके यहाँ जा रहे हैं जो ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कूल हो जाएगा, और सिंपली बात है ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये हॉट हो जाएगा, और हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इस बार ये है, ठीक है। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों एक ही प्रिंसिपल पे हैं, बस हमारा हमें आउटपुट कौन सा लेना है, एरिया ऑफ आउटपुट अलग अलग है। अब इसको प्रोसेस को थोड़ा सा समझिए। अब इसमें होता क्या है, अगर इसको ग्राफिकली समझें, कि हमारे पास एक हॉट रिजर्वोयर है, ठीक है, पहले की तरह ही। अच्छा, इसको थोड़ा उल्टा बना लेते हैं पहले, अच्छे से समझ में आएगा। ये कोल्ड रिजर्वोयर है, कोल्ड रिजर्वोयर है T2 टेम्परेचर पे, ठीक है। यहाँ से हमने हीट ली Q2, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, और इस पर हमने काम किया, वर्क डन, और एक हीट Q1 हमने फिर रिलीज की हॉट रिजर्वोयर में। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो कोल्ड रिजर्वोयर था, जो कम टेम्परेचर पे था, ये टेम्परेचर कम था ना यहाँ पे, इसको हमने ऑलरेडी फिर और हीट हमने इससे ले ली, इसको और कूल कर दिया, ठीक है, मतलब और ठंडा कर दिया, ठीक है। तो जो हमारा रेफ्रिजरेटर का वर्किंग है, मतलब हमने इसको फ्रीज कर दिया, मतलब इसका टेम्परेचर और कूल कर दिया, और हीट हमने बाहर सराउंडिंग में छोड़ दी। और जब हम हीट पंप की तरह काम करते हैं, हमने यहाँ से कहीं से हीट ली, वर्क डन किया, और हमने यहाँ पे मैक्सिमम हीट दे दी जितनी भी हमें चाहिए थी। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में बस यही अंतर है कि हमको आउटपुट किधर चाहिए, बाकी प्रिंसिपल दोनों का सेम ही है। इसका जो एफिशिएंसी आता है वो कैसे मेजर करते हैं, अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो रेफ्रिजरेटर में ये डिपेंड करेगा हमने कितनी हीट विड्रॉ की यहाँ से, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट विड्रॉ करेंगे उतना ही ज़्यादा कूल हो जाएगा ये। तो इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, तो वो आएगा Q2 डिवाइड बाई W क्यों? क्योंकि W इज द वर्क इज टू बी डन टू विड्रॉ Q2 हीट, ठीक है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि बिना अच्छा, अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? इन्फिनिटी, टेंड्स टू इन्फिनिटी। कब? व्हेन W टेंड्स टू 0, जब W 0 को, वर्क डन 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि हम बिना काम किए पूरी हीट को विड्रॉ कर लें और उधर रिजर्वोयर में ट्रांसफ़र कर दें, तो अल्फा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिना काम करे कैसे हीट को ट्रांसफ़र कर देंगे? और ये बात भी सेकंड लॉ में कुछ लोगों ने एक्सप्लेन की थी, ठीक है। सेकंड लॉ बस दो स्टेटमेंट्स हैं, जो पहला यानी कि
हीट पंप और हीट इंजन को एक्सप्लेन करता है कि क्यों उनकी इफिशियंसी 100% और अल्फा की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इनका स्टेटमेंट है। अच्छा, हीट पंप के लिए ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हीट पंप में हमें यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो हीट पंप में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1/W, यानी कि Q1 हीट इधर पहुँचाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, वो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों सेम ही है लगभग। तो ये था हमारा हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, उसमें बस यही दो चीज़ें बताई गई हैं जो अभी हमने एक्सप्लेन की थी कि क्यों नीटा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और क्यों अल्फा इन्फिनिटी को नहीं अप्रोच कर सकता। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अभी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये हेडिंग नहीं है अभी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नीटा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और अल्फा इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर सकता। तो इन दोनों बातों को ही बोला था। कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था, क्या था साइंटिस्ट नाम, कैल्विन प्लैंक। वही कैल्विन जिनके नाम पे टेम्परेचर की यूनिट रखी गई, कैल्विन। कैल्विन प्लैंक का क्या स्टेटमेंट था, कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें हीट को एब्जॉर्व करके 100% वर्क में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is absorption of heat from the reservoir and complete कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू द वर्क, यानी कि कंप्लीटली हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो दूसरा ये रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए स्टेटमेंट था क्लोसेस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने वही कहा था कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल वेयर सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कूलर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट, यानी कि हम ऐसे कूलर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट में हीट को ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, वहाँ पे वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। ठीक है, तो ये सेकंड जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें ये दो स्टेटमेंट है जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर और साथ में हीट इंजन, इनकी इफिशियंसी 1 और इन्फिनिटी क्यों नहीं अप्रोच कर सकती। तो आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू दोस्तों।